आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फाइल सिस्टम और लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो डीबीएमएस से पहले जो फाइल सिस्टम यूज होता था और अब उसकी लिमिटेशन क्या है। तो फाइल सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले फाइल सिस्टम, a file can be understood as a container to store the data in a computer। तो फाइल हम कह सकते हैं कि एज ए कंटेनर काम करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो डाटा को स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइल यूज करते हैं। जैसे मान लो नोटपैड की आपने एक फाइल ओपन करी। अब नोटपैड की फाइल जैसे ही ओपन करोगे, अब इसमें आपको कुछ डाटा स्टोर करना हो, जैसे लिस्ट ही आपकी क्लास की एक लिस्ट स्टोर करनी है, तो उनके स्टूडेंट के नेम आएंगे, उसमें नेम कॉलम बना दोगे, ऊपर नेम लिखा, फिर रोल नंबर, फिर एज। तो अब यहाँ पे डाटा आप स्टोर कराते रहोगे, राम रोल नंबर 1, एज 18, दूसरा है श्याम रोल नंबर 2, एज 19, सीता रोल नंबर 3, एज 17। तो अब आपने नोटपैड में कुछ डाटा स्टोर कर लिया और ये डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है? फाइल के फॉर्मेट में। और इसको फाइल को जब सेव करोगे कुछ ना कुछ नाम दे दोगे, और ये सेव कहाँ होगी? किसी न किसी कंप्यूटर के, आपके ही कंप्यूटर में किसी न किसी ड्राइव में सेव करोगे आप। सी ड्राइव में सेव कर सकते हो, आप डी में कर सकते हो, या जो भी ड्राइव आपके सामने अवेलेबल है। और वहां पे अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप वहां पे एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे, उस फोल्डर के अंदर इस फाइल का नाम दे दोगे। तो इस तरह से हम फाइल को स्टोर करते हैं, और फाइल को स्टोर करते हैं और फाइल के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। अब ये नोटपैड की फाइल ली, हो सकता है आप एक्सेल की फाइल ओपन कर लो कोई, तो एक्सेल की फाइल जब ओपन करोगे तो वहां पे जो डाटा स्टोर होगा वो एक्सेल वाली फाइल में डाटा स्टोर होगा। उसको भी हम सेम वे से सेव कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी ड्राइव में जाओगे, ड्राइव में जाके किसी सी ड्राइव, डी या ई ड्राइव में गए और वहां पे फोल्डर बनाया, और आप फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हो, सब फोल्डर। तो इस तरह से जो फाइल सेव होती है उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो ये जो फाइल सिस्टम है वो आज भी आपके कंप्यूटर में यूज होता है। जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हो, तो विंडो जब इंस्टॉल करते हो वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है। तो सी ड्राइव के अंदर जब आप वहां पे ओपन करते हो, वहां पे आपके सामने फोल्डर्स, सब फोल्डर, सब फोल्डर, सब फोल्डर और डायरेक्टरीज, इस फॉर्मेट में डाटा आपके सामने आता है। कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आपको फाइल्स मिलती है, वहां पे सेव मिलती है। तो यही है आपका फाइल सिस्टम, जो कि 1970 के अराउंड यूज होता था। ऐसा नहीं है, आज भी यूज होता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं वो सारा फाइल सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो ये उस टाइम भी यूज होता था, आज भी, बट अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन थी जो कि आज के टाइम में इतना यूज नहीं होता है, और इसकी जगह पे हम यूज करते हैं डीबीएमएस। तो वही लिमिटेशन अब हम देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से डीबीएमएस यूज होता है, ना कि फाइल सिस्टम। तो एक्चुअल में फाइल सिस्टम में होता है क्या है कि डाटा तो स्टोर कर रहे हो आप, ठीक है, बट इस डाटा को एक्सेस करने के लिए इस फाइल से, इस नोटपैड की फाइल से या इस एक्सेल की फाइल से डाटा को स्टोर एक्सेस करने के लिए हमें जो भी यूजर होता था उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता था। एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेगा वो, और उस प्रोग्राम के बाद ही उस प्रोग्राम के थ्रू वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो हर यूजर के लिए प्रोग्राम लिखना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ये इतना इजी नहीं होता है कि चलो प्रोग्राम ही तो लिखना है, प्रोग्रामिंग आती है, बट ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। तो छोटा भी डाटा अगर एक्सेस करना होगा तो आपको यही कोडिंग ही करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क था, इसी वजह से फाइल सिस्टम यूज नहीं होता। हर किसी के लिए प्रोग्राम लिखना इजी नहीं है। उसके बाद में जो भी डाटा स्टोर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, हर किसी नए नए डाटा के लिए आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नई फाइल क्रिएट करोगे तो हो सकता है वहां पे सेम डाटा आपको दोबारा से सेव करना पड़े, क्योंकि जो ऑलरेडी डाटा स्टोर है, अब ये नहीं है कि उसमें स्टोर है तो यहाँ नहीं करोगे, हो सकता है वहां पे भी दोबारा से आपको सेम डाटा को भी स्टोर करना पड़े। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट डाटा है वो भी सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है फाइल सिस्टम में। तो इसी वजह से ये फाइल सिस्टम जो था वो धीरे धीरे इसका यूज है वो कम होता गया, और हम डीबीएमएस यूज करने लगे। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशन देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी लिमिटेशन है क्या। तो लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम,
तो सबसे पहले जैसे आपके सामने आया डिफिकल्टी इन एक्सेस, तो जैसा कि मैंने बताया कि डिफिकल्टी इन एक्सेस क्यों है, क्योंकि डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम, राइट है प्रोग्राम। तो हर टाइप के डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको ये कोडिंग ही करनी पड़ेगी, तो ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। इसके अलावा क्या होता है कि किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए उस फाइल का नाम आपको पता होना चाहिए, फाइल नेम, उस फाइल की एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ प्री इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर के पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही उस डाटा को वो एक्सेस कर सकता है। और इस फाइल की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए इसके साथ में, कि वो एक्चुअल में जो फाइल है वो स्टोर कहाँ पे है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, इस इंफॉर्मेशन के बाद ही आप प्रोग्राम लिखोगे और उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक और डिफिकल्ट टास्क हो गया, ठीक है। तो जैसे कि हम सी लैंग्वेज में भी फाइल सिस्टम से रिलेटेड कुछ फाइल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन में भी लिखते हैं कि बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल्स, इनको एक्सेस करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं कि जैसे पहले फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसको ओपन करना है कौन से मोड में करना है, रीड मोड में, राइट मोड में। उसके बाद में उसमें हम डाटा अगर अपडेट करना हो, डाटा अगर एक्सेस करना हो, तो उसके लिए कोडिंग लिखते हैं प्रॉपर। तो ये पाइथन में भी लिखी जाती है और ये सी लैंग्वेज में भी। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है फाइल सिस्टम में। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है प्रोग्राम लिखना, और प्रोग्राम लिखने से पहले ये सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, डाटा रिडंडेंसी। जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लो एक यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है एडमिशन का, तो अब जब एडमिशन होता है तो वहां पे एक फाइल स्टोर की जाती है। मान लो एक फाइल में अब यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, उनका एडमिशन नंबर है, ठीक, उनका रोल नंबर है यहाँ पे। तो ये एडमिशन वाली ब्रांच में अवेलेबल है। अब मान लो एक लाइब्रेरी के पास में डाटाबेस अवेलेबल है, अब लाइब्रेरी के पास में उन्होंने अपने कंप्यूटर में एक फाइल में सेम डाटा स्टोर कर रखा है, नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। तो इस तरह से सेम डाटा यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऐसे ही मान लो क्लास टीचर जो होता है, हमारी क्लास का जो टीचर होता है, उसके पास में भी तो इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, उसने भी कुछ ऐसा ही डाटा अपनी ही फाइल में स्टोर कर रखा है। तो ये कह सकते हो कि सेम डाटा जो है वो अलग अलग फाइल्स में स्टोर है। तो ये क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो यहाँ पे डाटा रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेट डाटा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा आपका स्टोर रहता है, डुप्लीकेट डाटा स्टोर रहता है किसमें, फाइल सिस्टम में। लेकिन अगर डीबीएमएस यूज करेंगे तो ये डुप्लीकेसी जो रिडंडेंसी है हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं है, बट बहुत ही कम लेवल पे होती है, बहुत ही लो लेवल पे होती है। लेकिन फाइल सिस्टम में तो सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि हर किसी के लिए एक नई फाइल बनेगी। मान लो अब एग्जाम ब्रांच आती है, तो जब हम एग्जाम लेते हैं तो वहां पे एग्जाम ब्रांच का काम होता है, वो क्या करेगी, वो अपनी एक फाइल क्रिएट करेगी। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से डुप्लीकेट मिलेगी, नेम मिलेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर मिलेगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से डुप्लीकेट हो जाएगी वहां पे उसकी, उनके कंप्यूटर में वहां पे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में जो डाटा अवेलेबल है वो क्या है, डुप्लीकेट डाटा। तो यही होती है डाटा रिडंडेंसी। तो ये भी एक लिमिटेशन थी किसकी, फाइल सिस्टम की, जिसकी वजह से आज हम इसको यूज नहीं करते हैं। अगला क्या आता है आपका, डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो डाटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, तो जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि जो डाटा आपका अवेलेबल है, हर किसी, जैसे एडमिशन ब्रांच है तो उसके पास में अपना डाटा अवेलेबल है, एग्जाम ब्रांच है उसके पास में भी कुछ डाटा अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो डाटा है वो सेम है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम, तो यहाँ पे भी नेम अवेलेबल है। यहाँ पे फोन नंबर है उस स्टूडेंट का, तो यहाँ पे भी फोन नंबर अवेलेबल है। तो एक लाइब्रेरी वाली ब्रांच है, तो लाइब्रेरी ब्रांच में भी वही डाटा अवेलेबल है, आपका नेम और फोन नंबर। तो इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं उसमें, बट हम बात करें 2 या 3 एट्रीब्यूट की जो सेम है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मान लो किसी स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज करना हुआ, तो एक स्टूडेंट आया राम, अब उसका फोन नंबर चेंज हो गया, तो अब एडमिशन वाली ब्रांच को अपनी फाइल में जाके फोन नंबर चेंज करना होगा, ठीक है। और हो सकता है वो एग्जाम ब्रांच में चेंज करना भूल गया हो, या किसी लाइब्रेरी ब्रांच में चेंज करना भूल गया हो। अब फोन नंबर यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, बट यहाँ पे पुराने वाला नंबर मिलेगा और इसमें भी पुराना मिलेगा। तो एक जगह तो चेंज हो गया, 2 जगह चेंज नहीं हुआ। अब जब वो चेक करेंगे तो वहां पे नया फोन नंबर भी मिलेगा, पुराना, बट एक्चुअल में कौन सा करेक्ट डाटा है,
तो ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट डाटा, जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम आती है फाइल सिस्टम में अब, कि जब डाटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में होता है, और सेम डाटा जब होता है, तो आपको क्या करना होगा, या तो कहीं भी अपडेट मत करो, या फिर सभी जगह अपडेट करो उसकी वैल्यू, यहाँ पे भी अपडेट करो, यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी करो, और जहां भी है, जहां जहां वो सेम डाटा अवेलेबल है, सभी जगह आपको अपडेट करना होगा, तब तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी एक जगह भी भूल गए, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट डाटा। तो ये भी एक लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की, जिसकी वजह से आज हम इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लेक ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो अब यहाँ पे लेक ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, कि आप जब आपके सामने डाटाबेस बन जाता है, ठीक है, तो डाटाबेस जरूरी तो नहीं है कि एक टाइम पे एक ही यूजर एक्सेस कर रहा हो, क्योंकि वो जो डाटाबेस बनता है उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं, हमेशा से यही रहता है, मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं। तो मल्टीपल यूजर जब एक्सेस करते हैं, तब हम बात करते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन की, कंकरेंट एक्सेस की। तो अब इसमें होता क्या, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट की ऐप सभी यूज करते हैं, तो जब कोई हम आइटम उसमें सर्च करते हैं, मान लो आपने कोई शर्ट को सर्च किया, अब पर्टिकुलर शर्ट आपको पसंद आ गई, बट उसका जो स्टॉक अवेलेबल है वो मान लो एक ही स्टॉक अवेलेबल, एक ही शर्ट अवेलेबल है, लास्ट स्टॉक अवेलेबल है ओनली, ठीक है, लास्ट शर्ट बची है, तो वो शर्ट हो सकता है सेम टाइम पे कोई और पर्सन भी चेक कर रहा हो सेम शर्ट, ठीक है, कहीं भी बैठा हो, तो उसको भी तो वही है, उसकी अगर आप स्टॉक अवेलेबिलिटी देखो, तो मान लो उसके पास में भी क्या आएगी, स्टॉक अवेलेबिलिटी वन आएगी, और आपके पास में भी वन ही आ रही है। अब सेम टाइम पे आप दोनों को चेक कर रहे हो, और दोनों को पसंद आ गई सेम टाइम पे, तो ये भी क्या करेगा, वहां पे बाय करेगा, सेम टाइम पे उसने भी बाय किया, और सेम टाइम पे इसने भी बाय कर लिया, ठीक है। अब इसने भी बाय कर लिया और इसने भी, और पैसे इसके भी अकाउंट से कट गए, अब इसके भी अकाउंट से, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंकरेंट एग्जीक्यूशन। बट सेट तो एक ही अवेलेबल है, यहाँ पे वन सेट है, और परचेज कर चुके हैं दो कस्टमर, तो अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कहां से इसको अवेलेबल करवाएंगे, सेट तो किसी एक के पास जाएगी। तो इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आती है वो कहां आती है, फाइल सिस्टम में आती है ये प्रॉब्लम। बट अगर हम डीबीएमएस यूज करेंगे, तो सेम टाइम पे एक्सेस तो कर सकते हैं या जो भी करेंगे, बट ये जो यहाँ पे कि स्टॉक अवेलेबल है कि दोनों परचेज कर पाएंगे, तो दोनों नहीं कर पाएंगे वो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो इतना जो सब कुछ ध्यान कौन रखता है, यहाँ पे डीबीएमएस अपने आप रखता है करंट एग्जीक्यूशन के दौरान वहां पे। तो यही कहलाता है हमारा कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हम ट्रेन रिजर्वेशन की अगर बात करें, तो सेम टाइम पे हो सकता है जनरल या किसी भी एसी कोच में एक ही सीट अवेलेबल हो, तो वो ऐसा तो नहीं है कि सेम टाइम पे कोई और यूज नहीं करेगा, हो सकता है करेगा, बट अब इसका ध्यान कौन रखता है, डीबीएमएस अपने आप रखता है, कि ये नहीं है कि पैसे दोनों के कटेंगे, ठीक है। तो बट पैसे तो जिसके पैसे कटेंगे और उसी को रिजर्वेशन किसी एक को ही मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी वो। तो ये होता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो ये प्रॉब्लम किसमें थी, फाइल सिस्टम में थी, डीबीएमएस में ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलग से एक चैप्टर बना हुआ है डीबीएमएस में, कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी इश्यू। तो फाइल सिस्टम में एक और प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी की, कि अब जो डाटा है वो फाइल्स की फॉर्मेट में सेव है, तो जिस कंप्यूटर में सेव है, अगर कोई उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है वहां पे, तो अब वो ड्राइव ओपन कर लेगा, ड्राइव में फोल्डर बने हैं, सब फोल्डर बने हैं, वहां जाके वो फाइल को ओपन कर सकता है। तो अब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस फाइल को कोई भी दे सकता है जो उस कंप्यूटर पे बैठा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, उस फाइल में जितना डाटा है वो सारा का सारा डाटा वो एक्सेस कर सकता है, मतलब कि सारा डाटा वो रीड कर सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम वाले ब्रांच में जाके एग्जाम की एक फाइल बनी है, तो उसमें पूरे स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल है। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे डाटा तो सिक्योर नहीं है फाइल सिस्टम में। बट अगर यही हम डीबीएमएस की बात करते हैं, तो डीबीएमएस में क्या होता है कि हर लेवल पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हर लेवल पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, जैसे मान लो स्टूडेंट को डाटा एक्सेस करना हो, तो स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक लेवल बना दिया, एक व्यू लेवल बनाया है, एक व्यू बनाया कि अब स्टूडेंट कितना डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि डीबीएमएस उनको कितना डाटा दिखाना चाहता है, तो सिर्फ उतना ही डाटा दिखाएगा ये, ठीक है। अब उसको जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें, तो स्टूडेंट सिर्फ अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वो ये नहीं देख सकते कि पर्टिकुलर फैकल्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, या उनकी सैलरी है, या जो मैनेजमेंट टीम है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन उनको
नहीं मिलेगी वहां पे। ऐसे अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी के पास में अपना व्यू होगा। फैकल्टी क्या कर सकता है, फैकल्टी अपने स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है या अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, लेकिन वो अपने साथ वाले एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता है। तो अब एडमिन ब्रांच जो होगी, एडमिन ब्रांच की अपने लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो, उनका जो व्यू लेवल होगा, अब वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी देख सकते हैं और फैकल्टी का भी देख सकते हैं। तो इस तरह से एक हर लेवल पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये किस में होती है, डीबीएमएस में होती है, और ये फाइल सिस्टम में नहीं होती। तो ये जो एक इशू आता है जो फाइल सिस्टम में आता है, जिसकी वजह से आज हम यूज नहीं करते हैं फाइल सिस्टम को। नेक्स्ट क्या है, डाटा आइसोलेशन। तो यहाँ पे डाटा आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जैसा कि अभी मैंने बताया, जो डाटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। सेम स्कूल या यूनिवर्सिटी कैंपस में, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस वाले ही एग्जांपल की अगर बात करो तो एक एडमिशन ब्रांच आपकी, वहां पे डाटा अवेलेबल है, हो सकता है वो नोटपैड की फॉर्मेट में अवेलेबल हो, ठीक है, उसने नोटपैड फाइल में डाटा स्टोर कर रखा हो। एक एग्जाम ब्रांच है, अब एग्जाम ब्रांच में डाटा अवेलेबल हो सकता है मतलब एमएस एक्सेल वाली फॉर्मेट में उसने स्टोर कर रखा हो वहां पे, तो एक तो डिफरेंट फॉर्मेट हो गए। अब एक जो डाटा अवेलेबल है वो एडमिशन में है और एक एग्जाम ब्रांच में, अब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी मैपिंग नहीं है। तो मैपिंग नहीं है तो अब डाटा को एक्सेस करने के लिए, इस वाली फाइल में एक्सेस करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम लिखना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट भी डिफरेंट है। और सेम प्रोग्राम आपको डिफरेंट प्रोग्राम इसमें भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है वो एमएस एक्सेल फॉर्मेट में है और इनमें कोई मैपिंग भी नहीं है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये होता है डाटा आइसोलेशन। तो ये प्रॉब्लम किस में आती थी, फाइल सिस्टम में आती थी। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा अवेलेबल है और उनको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, हर बार डिफरेंट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और उन दोनों में कोई रिलेशन भी नहीं है। कुछ भी अगर मैपिंग करनी है तुम्हें तो आप वो नहीं कर सकते हो, बट डीबीएमएस में हम ये कर सकते हैं। डीबीएमएस में हम इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ मैपिंग के लिए हम एक की यूज करते हैं, वहां पे फॉरेन की भी यूज करते हैं, तो वो आगे हम डिटेल में डीबीएमएस पढ़ेंगे कि दो रिलेशन को, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होता है, किसके थ्रू होता है, तो वहां पे कीज का यूज करते हैं हम। तो ये होता है डाटा आइसोलेशन, जो कि फाइल सिस्टम में नहीं होता था, जो कि एक लिमिटेशन थी फाइल सिस्टम की।